हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियोस जो मैंने पोस्ट की थी उस पर इतने सारे कमेंट करने के लिए और इतना सारा प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ, एक कमेंट लगातार उस पर आ रहा था, वो ये था कि गज़ल और नज़्म के बीच में अंतर बताइए। गज़ल क्या होती है, नज़्म क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है। इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो है। इसमें हम लोग बात करेंगे गज़ल और नज़्म के बारे में। गज़ल क्या होती है कि देखिए, गज़ल जो होती है वो शेर से मिलकर बनी होती है। एक गज़ल के अंदर कितने भी शेर हो सकते हैं। पहला जो शेर होता है, कितने भी का मतलब है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वैसे मोस्टली शायर ये कोशिश तो करते हैं कि कम से कम 5 शेर तो हों एक गज़ल के अंदर। तो 5 से लेके 6, 7, 10, 15, 20 जितने शेर रखना चाहें आप रख सकते हैं। पुराने वक्त में तो बहुत लंबी लंबी गज़लें मिलती हैं, लेकिन आज के वक्त पे 7-8 शेर से ज़्यादा, 7-8 अशार से ज़्यादा कोई मोस्टली शायर नहीं रखता है। 7 या 8 और कम से कम 4 या 5 शेर रखते हैं। इस तरह से गज़ल का जो है मोटा मोटी स्ट्रक्चर रहता है। अब गज़ल के बारे में अगर बाकी सारी चीज़ें आपको जाननी है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें लिखा हुआ है गज़ल के बारे में। उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे कई सारे पार्ट्स हैं, 7 या 8 पार्ट्स हैं। उसको आप देख सकते हैं। तो गज़ल की पूरी इन्फॉर्मेशन तो मैंने उसमें दे रखी है। मतलब शेर जो होता है उसमें वो 2 लाइन से मिलके बना होता है, एक ऊपर वाली लाइन, एक नीचे लाइन। जो आपने अगर गज़ल पढ़ी होंगी तो हर शेर में 2 लाइन्स होती हैं। इन लाइन्स को ही हम लोग मिसरा कहते हैं। मतलब एक शेर 2 मिसरों से मिलकर बना होता है। ऊपर वाला जो मिसरा होता है उसको हम लोग कहते हैं मिसराए ऊला। ऊ से ऊपर, ऊ से ऊला। तो ऊपर वाली लाइन को कहते हैं मिसराए ऊला और नीचे वाली लाइन को कहते हैं मिसराए सानी। तो एक शेर के अंदर 2 होते हैं, एक मिसराए ऊला होता है, एक मिसराए सानी होता है। तो यहाँ से फटाफट पहला जो शेर होता है, गज़ल का जो पहला शेर होता है उसको हम लोग मतला कहते हैं। पहला शेर जो होता है मतला। आखिरी शेर होता है जिसमें शायर मोस्टली अपना नाम यूज़ करता है, अपना तखल्लुस यूज़ करता है, जिस नाम से वो लिखता है, अपना पेन नेम इस्तेमाल करता है। उसको हम लोग बोलते हैं मक्ता। MAQTA, मक्ता। तो गज़ल जो होती है मतले से शुरू होती है और मक्ते पे ख़त्म होती है। मक्ते का मतलब हो गया आखिरी शेर जिसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल कर रखा है, उसको हम लोग कह देते हैं मक्ता। तो ये गज़ल का फॉर्मेट हो गया, कई सारे शेर से मिलकर बनी होती है। गज़ल की जो सबसे ख़ास बात होती है या वो चीज़ जो नज़्म से उसको अलग करती है वो ये कि गज़ल के जो शेर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब पहला शेर जैसे मतला है, मतला हो सकता है कि वो मोहब्बत का है, मोहब्बत के बारे में लिखा हुआ है। दूसरा जो शेर है वो हो सकता है कि मौत और ज़िंदगी के ऊपर दूसरा शेर है। तीसरा जो शेर है वो हो सकता है कि शोर और सन्नाटे के बारे में। चौथा जो शेर है वो हो सकता है माँ के बारे में। पांचवा जो शेर है वो हो सकता है महबूब के बारे में। तो शेर जो होते हैं, गज़ल का जो हर एक शेर होता है वो अपने आप में एक पूरी बात, पूरी दास्तां बयां करता है। मतलब वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। हर शेर अपने आप में एक इंडिपेंडेंट यूनिट है। मतलब उसको ना उससे पहले वाले शेर की ज़रूरत है, ना उसको उससे नीचे वाले शेर की ज़रूरत है। एक शेर अपने आप में पूरा है। एक शेर पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर क्या लिखा था, कौन सा शेर था वो पढ़ा जाए, या उसके नीचे कौन सा शेर है वो पढ़ा जाए। तो वो इस चीज़ से बिल्कुल इंडिपेंडेंट रहता है। शेर अपने आप में एक पूरी यूनिट रहती है, पूरी इकाई रहती है। ठीक है। जैसे कोई भी शेर, जैसे नासिर काज़मी साहब का शेर है कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। अब ये शेर हो गया पूरा। अब इस गज़ल में कई सारे शेर होंगे, तो अब हमें ज़रूरत नहीं कि ऊपर कौन सा शेर था, कौन सा नीचे शेर था। इस शेर को समझने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे घर की दीवारों पे नासिर, हमारे घर की दीवारों पे नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। तो ये शेर जो है वो अपने आप में एक पूरा पूरी पोइट्री हो चुकी है। ये शेर अपने आप में एक पूरी दास्तां बयां कर रहा है। तो इसी तरह से गज़ल का जो हर शेर होता है वो आप किसी के ऊपर लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर लिख सकते हैं। और ये उसमें मायने नहीं रखता है कि पहला शेर आपने किसके ऊपर लिखा है और दूसरा शेर किसके ऊपर लिखा है, वो बिल्कुल मायने नहीं रखता। ठीक है। तो इस तरह से अब जैसे हमेशा बेकली दिल को रही, बेकली का मतलब होता है बेचैनी। हमेशा बेकली दिल को रही है मगर जीने की सूरत तो रही है। अब ये अपना मतलब हो गया नासिर काज़मी साहब का। अगले शेर पे आते हैं। तो अगला शेर जो आएगा उसका पहले शेर से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग है। दूसरा शेर है इसका, मैं क्यों फिरता हूँ तन्हा मारा मारा, ये बस्ती चैन से क्यों सो रही है। अब इसका इससे ऊपर वाले शेर से कोई लेना देना नहीं है। तो गज़ल का हर शेर जो होता है वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट होता है। अब बात करते हैं नज़्म की। गज़ल के बारे में मैंने आपको बताया, गज़ल के बारे में एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिसका टॉपिक ही ये रखा है गज़ल के बारे में।
तो उसमें जाकर ना स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने गज़ल को, शेर को और मिसरों को अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। जो बेसिक चीज़ें टैक्निकलिटीज़ हैं वो सब बता रखी है, वो टर्म्स बता रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नज़्म के बारे में, जो अहम हिस्सा है इस वीडियो का। नज़्म क्या होती है? नज़्म का मतलब होता है जब किसी एक आइडिया को लेकर जब एक पोइट्री की रचना करते हैं, उसको हम लोग नज़्म कहते हैं। नज़्म का मतलब होता है पिरोना, नज़्म करना। ठीक है, जिस तरह से एक माला के अंदर मोती नज़्म रहते हैं। ठीक है, तो नज़्म का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो ये हो गया कि पिरोना किसी चीज़ को, उसको नज़्म कहते हैं, नज़्म करना। ठीक है, अगली चीज़ ये आती है कि नज़्म जो होती है वो कौन सी, किस तरह की पोइट्री को नज़्म कहते हैं। तो नज़्म का मतलब ये हो गया जो एक ही सेंट्रल आइडिया को लेकर लिखी हो। पूरी की पूरी नज़्म जो है वो एक ही चीज़ को बयां करती है हमेशा। ठीक है, वो किसी, ऐसा नहीं कि नज़्म का पहला हिस्सा मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसकी लाइंस जो होंगी वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करेंगी। नज़्म अगर 10 लाइन की नज़्म है तो पहले से लेके 10वीं तक सारी की सारी लाइंस जो होंगी वो एक ही कहानी को, एक ही आइडिया को बयां कर रही होंगी। ठीक है, उसमें गज़ल की तरह ऐसा नहीं कि पहली 2 लाइन कुछ और बता रही है, तीसरी चौथी लाइन का पहली दूसरी लाइन से कनेक्शन ही नहीं है, इस तरह दूसरे शेर का तीसरे से कनेक्शन नहीं है जैसे गज़ल में होता है। उस तरह की चीज़ें इसमें नज़्म में नहीं होती। नज़्म जो होती, जैसे मान लो आपने पेड़ के ऊपर कोई पोइट्री लिखी कि पेड़ जो होता है वो मुसाफिर को साया करता है और उसके जो फल आते हैं वो बच्चों को लजीज लगते हैं और बच्चे उनको खाते हैं। तीसरी चीज़ है वो एक जगह पर खड़ा रहता है, जैसा लगता है जैसे इंतज़ार कर रहा है। चौथी चीज़ है कि वो परिंदों के घर का काम भी करता है। छठवीं चीज़ है उसी के आसपास एक सांप ने भी बिल बना लिया या कुछ। तो आप ये देख रहे हैं कि सारी की सारी इस तरह से अगर मैं लाइंस को पिरोता जाऊं तो वो एक नज़्म बन जाती है। अब नज़्म का मतलब ये हो गया वो पूरी कहानी, मतलब पूरी नज़्म जो है वो मैंने पेड़ के बारे में कहती है। वो पूरी नज़्म जो है वो एक ट्री के बारे में, उसके आसपास के माहौल के बारे, मतलब उस नज़्म का सेंट्रल आइडिया जो है वो पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ के ऊपर वो नज़्म हो गई। तो ये हो गई नज़्म। नज़्म जो है वो एक ही आइडिया को कैरी करके चलती है। ठीक है, उसके बाद अब कितनी तरह की नज़्म होती है। अब नज़्म तो किसी पे भी लिख सकते, मोहब्बत के ऊपर भले दिनों की बात है, भली सी एक शक्ल थी ना ये कि हुस्न ताम हो, तो ये आपने सुनी होगी। अभी इसकी वीडियो भी आकिब साबिर भैया ने जो रिसाइड करके डाली है उसकी कुछ लाइंस भी बहुत वायरल हुई थी। भले दिनों की बात है, फिर तहज़ीब हाफिज़ साहब ने भी उसकी एक वीडियो पोस्ट की थी, भले दिनों की बात है भली सी एक शक्ल थी। खैर, तो अब ये जो अहमद फराज साहब की जो बहुत ज़्यादा फेमस नज़्म है, तो इसमें वो अपने एक ऐसे दोस्त की बात कर रहे हैं जो अपनी एक ऐसी मित्र की, मतलब महिला मित्र के बारे में बात कर रहे हैं जो उनके साथ में थी और बाद में वो उनसे अलग हो जाते हैं। और अब वो कहते हैं कि हाँ उसकी याद तो बहुत आती है, मतलब याद आती है लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ आती, कभी कभी आती है। तो उनके बीच में जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में पूरी नज़्म है। तो वो पूरी मोहब्बत पे नज़्म है, या ऐसे इंसान के बारे में वो नज़्म है जो जिससे वो कभी प्यार करते थे, अब वो उनके साथ नहीं है, भले दिनों की बात है। ठीक है, इसी तरह से तो नज़्म का मतलब ये होता है एक सेंट्रल आइडिया रहता है और उसी के इर्द गिर्द वो पूरी नज़्म बुनी जाती है और हर लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है। ठीक है, तो ये हो गया नज़्म का ये हिस्सा। अब नज़्म कितने टाइप की होती है और कैसे इसको लिखा जा सकता है, इस पर बात करते हैं। नज़्म जो है वो 3 तरह की होती है। अब मतलब पहले तो 2 ही तरह की नज़में थी, लेकिन आजकल हमें तीसरा टाइप भी देखने को मिलता है। पहली नज़्म जो है वो है पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म किसे कहते हैं? पाबंद नज़्म का मतलब होता है जिसमें बहर, रदीफ़ और काफ़िया। अब रदीफ़ काफ़िया क्या होते हैं तो वो आप गज़ल, जैसे रदीफ़, अब मैं यहाँ समझाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप वो जो गज़ल के बारे में जो वीडियोज़ हैं उनमें जाकर आप देख लीजिएगा। तो पाबंद नज़्म क्या होती है? पाबंद नज़्म के अंदर बहर, रदीफ़ और काफ़िया, बहर, रदीफ़ और काफ़िया तीनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। पाबंद नज़्म जो होगी उसमें एक ही बहर होगी, उसमें पूरी नज़्म में एक ही रदीफ़ होगा, एक ही काफ़िया हो। काफ़िया जो होगा वो एक ही काफ़िया चलेगा शुरू से लेके आखिरी तक। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक वो रदीफ़, काफ़िया और बहर जो है वो बदलता नहीं है, वो सेम चीज़ें चली आती हैं। तो इसको पाबंद नज़्म कहते हैं। इसमें पाबंदी आ गई, रदीफ़ भी पाबंद है और काफ़िया की भी पाबंदी आ गई और बहर की भी पाबंदी आ गई। तो ये हो गया पाबंद नज़्म। दूसरी तरह की जो नज़्म आती है उसको हम लोग कहते हैं आज़ाद नज़्म।
अब आज़ाद नज़्म से हम लोग क्या समझते हैं कि वो नज़्म जो बहर में नहीं लिखी जाती, ऐसा नहीं है। आज़ाद नज़्म का मतलब होता है उसमें रदीफ़ और काफ़िए की पाबंदी नहीं होती। जैसे तहज़ीब हाफ़िज़ साहब जिस तरह की नज़में लिखते हैं, आपने उनको देखा होगा, तो उसमें रदीफ़ और काफ़िए को फॉलो नहीं करते। तो उस तरह की नज़्म को हम लोग कहते हैं आज़ाद नज़्म। आज़ाद नज़्म में ना तो रदीफ़ रहता है ना काफ़िया रहता है, ठीक है, उसकी कोई पाबंदी नहीं होती। आप कहीं मैच करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें, वो टोटल शायर के ऊपर रहता है। लेकिन बहर की पाबंदी होती है, आज़ाद नज़्म के अंदर बहर की पाबंदी होती है। आप बहर को छोड़ नहीं सकते। हाँ, उसके रुकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आप सपोज करो 122 122 फ़ाउलुन फ़ाउलुन की आप अगर आपने बहर चुन रखी है, तो ये आप कर सकते हैं कि आप पहले में आप उसके 4 रुकन ले लें, दूसरे में 2 ले लें, तीसरे में 3 ले लें, चौथे में 6 ले लें, अगले मिसरे में अगली लाइन में उसके 4 ले लें। इस तरह से आप बहर को तो छोटा बड़ा, उसके रुकन को तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वो भी हर बहर में नहीं, जो बहर जो एक ही तरह के रुकनों से मिलकर बनी होती है, अरकान से मिलकर बनी होती है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि रुकन को तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन रुकन जो बहर है उसको बदल नहीं सकते। तो पाबंद नज़्म में रदीफ़, काफ़ी और बहर, इनमें से किसी चीज़ को आप किसी के साथ समझौता नहीं कर सकते। तीनों चीज़ों की पाबंदी है। आज़ाद नज़्म जो है, आज़ाद नज़्म में आप रदीफ़ काफ़िया को फॉलो करें या ना करें, लेकिन आपको बहर का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उसको आज़ाद नज़्म कहते हैं। आज़ाद नज़्म में बहर बहुत, मतलब बहर को आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते, तो बहर का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तीसरी जो नज़्म है, तीसरी तरह की नज़्म जो है वो पुरानी नज़्म नहीं है। उसकी कोई भी मिसाल या उसका कोई भी एग्जाम्पल आपको, जो पुराने हमारे शायर हैं, क्लासिक के शायर हैं या बाद के शायर हैं, उनमें कोई एग्जाम्पल हमें देखने को नहीं मिलता। नई जो तीसरी टाइप की जो नज़्म है उसको हम लोग बोलते हैं नसरी नज़्म। उसका नाम है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म जो है, नसर का मतलब, उर्दू का वर्ड है नसर, नसर का मतलब होता है प्रोज़। प्रोज़ मतलब आप समझते हैं, जैसे कहानियाँ, जैसे दो होती है ना, एक पोइट्री होती है, एक प्रोज़ होती है। अब ये जो पोएम्स हो गई, पोम्स जो हो गई, वो तो पोइट्री में आ जाती हैं। अब जो कहानियाँ हो गई, प्लेज हो गए, नॉवेल्स हो गए, ये सारे के सारे प्रोज़ में आ जाते हैं। तो प्रोज़ को ही उर्दू में हम लोग नसर कहते हैं, ठीक है, कि उनका प्रेमचंद्र का नसर कितना खूबसूरत है। तो इस तरह से, तो प्रेमचंद्र का जो लिटरेचर है, जो प्रोज़ है, वो कितना अच्छा है। अब तीसरी जो नज़्म जो हमें पिछले कुछ टाइम में देखने को मिलती है, वो है नसरी नज़्म। नसरी नज़्म का मतलब होता है, या यहाँ पर ना तो रदीफ़ की कोई पाबंदी है, ना काफ़िए की कोई पाबंदी है, और ना ही बहर की कोई पाबंदी है। हालांकि कई सारे जो शायर हैं, जो शौरा हैं, वो इसको वो वैलिडेशन नहीं देते। वो बोलते हैं कि नसरी नज़्म कोई नज़्म नहीं होती। लेकिन चूँकि एक दो शायर अच्छे नसरी नज़्म के हिस्से में आ चुके हैं, जैसे सरवत हुसैन साहब ने भी कई सारी नसरी नज़्म कही हैं, अच्छी नसरी नज़्में कही हैं, तो उस लिहाज से मैं बता रहा हूँ कि नसरी नज़्म जो है वो तीसरे टाइप की नज़्म है, जिसमें आप रदीफ़, काफ़िया और बहर, अली ज़रियून भैया जो हैं वो भी वो नसरी नज़्म उन्होंने भी कह रखी, मैंने उनकी एक दो वीडियो में सुनी थी। तो नसरी नज़्म में क्या होता है कि आप उसमें ना रदीफ़ की भी पाबंदी नहीं लेते, काफ़िया की भी पाबंदी नहीं लेते, और बहर की भी पाबंदी लेते। कोई ज़रूरत नहीं कि आप उसमें बहर में लिखें या ना लिखें, आपने रदीफ़ को फॉलो किया है कि नहीं किया, या फिर उसमें कोई काफ़िया है कि नहीं है, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। नसरी नज़्म मतलब होगी जैसे हिंदी की जो हिंदी की जिस तरह से अभी कविताएँ चलती हैं, कि नई हिंदी की जो कविताएँ रहती है, उस तरह से उसमें कोई भी चीज़ जो है फॉलो नहीं होती। हालांकि जो बड़े बड़े शायर हैं वो इस नसरी नज़्म के पार्ट को सिरे से ही नकार देते हैं और बोलते हैं, वो इस हक़ में ज़्यादा रहते हैं कि पोइट्री का मतलब ही बहर का होना है। और चूँकि नसरी नज़्म है वो बहर की पाबंदी को नहीं मानती, इसलिए वो नसरी नज़्म को पोइट्री का हिस्सा नहीं मानते, वो उसको वैलिडेशन नहीं देते। कुल मिलाकर तो ये बात हो गई नज़्मों की। अब नज़्म लिखी कैसे जाए और कैसे शुरू की जाए, उसका मैं आपको बताता हूँ। जो मैं अपने हिसाब से बताऊँगा कि मैं कैसे, अगर नज़्म लिखना चाहता हूँ तो किस तरह से अप्रोच करता हूँ, या शुरुआत में किस तरह से अप्रोच आप लोग कर सकते हैं, फिर अपनी अपनी चीज़ें। नज़्म के साथ एक जो बात है वो ये, जैसे मान लो कि अगर आप कोई नज़्म कहना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप क्या करिए कि जैसे आप मोहब्बत पे कहना चाहते हैं, तो 4 5 6 7 या 8 लाइन ना आप मोहब्बत के ऊपर वैसी लिखिए पोइट्री में, जैसे शेर नहीं लिखते उस तरह से,
एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, रैंडम लाइंस, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे एक लाइन आपने लिख दी, ठीक है, कि मैं एक शख्स की मोहब्बत में पागल रहा, फिर दूसरी लाइन उसी से कनेक्टेड लिख दीजिए, जैसे फिर बीमार हो गया और मुझे दवाएं ना मिली, तीसरी उससे कई सारे जो चारागर हैं वो उठ के चल दिए। मतलब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ और कोई अच्छा एग्जांपल भी नहीं दे पा रहा हूँ अभी। तो मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप एक तरह से किसी भी टॉपिक जिस पर आप नज़्म लिखना चाहते हैं, चाहे पेड़ हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे वफ़ा हो, चाहे माँ हो, चाहे पिताजी हो, चाहे भाई हो, जिस भी टॉपिक पर आप नज़्म कहना चाहते हैं उसके बारे में उस रैंडम लाइंस लिखना शुरू कर दीजिए। 8 या 10 या 12 लाइंस जो है ना, एक के बाद एक कनेक्टेड, जब आप वो लाइंस लिख लेंगे, जब वो आप मिसरे लिख लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको एक नज़्म की सूरत दिखने लगेगी। आपको उन 12 लाइन जब आप कनेक्टेड एक दूसरे से लिख देंगे तो आपको एक हल्की सी स्टोरी दिखने लगेगी, आपको उस नज़्म का सेंट्रल आइडिया दिखने लगेगा और आपको समझ आने लगेगा कि ये जो नज़्म है वो किस तरफ जा रही है, इस तरह से। और फिर उसकी लाइंस अपने आप बनना शुरू हो जाती हैं और उसकी एक शक्ल अपने आप बनने लगती है। फिर नज़्म जो है वो अपने आप आपको उसके अपनी तरफ खींचने लगती है। ये नज़्म की अच्छी बात है और इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, मश्क के तौर पर, प्रैक्टिस के तौर पर इस तरह से नज़्म कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी जैसे मान लो अगर आपको शायर के ऊपर कोई नज़्म लिखनी है तो शायर के ख़ास बातें कुछ आपने 4-5 लाइन लिखी कि भाई ये तो बहुत भोले होते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं, एक ऐसे करके आपने अगर अच्छे अच्छे मिसरे बनाए एक के बाद एक, तो आप देखेंगे कि 10-12 लाइन के बाद, 10-12 मिसरों के बाद उस नज़्म की एक शक्ल बन गई है, ठीक है। और उसको फिर आप एक मुकम्मल नज़्म थोड़ी सी मेहनत करके आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ मुकम्मल कर सकते हैं, खैर मुकम्मल मतलब पूरा कर सकते हैं। तो ये नज़्म था। तो नज़्म के 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए और किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। अगली चीज़ आती है कि कौन सी नज़्म है जो है वो पढ़ सकते हैं आप। तो मैं आपको कुछ शायर बता रहा हूँ जिनकी नज़में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जैसे नज़्म का जब नाम आता है, अख्तरुल ईमान साहब की जो नज़्म है ना वो बहुत फेमस है। एक लड़का एक नज़्म है उनकी। तहज़ीब हाफिज़ साहब की आज के टाइम पे बहुत अच्छी नज़में कहते हैं। शारिक कैफ़ी साहब बहुत अच्छी नज़में कहते हैं। आप रेख्ता पे अगर जाएंगे तो गज़ल वाला सेक्शन है, उसके बगल में नज़्म वाला सेक्शन है, तो उस सेक्शन में जाके आप वो शारिक कैफ़ी साहब की कई सारी नज़में पढ़ सकते हैं। तहज़ीब हाफी की नज़में आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। इसके अलावा अख्तरुल ईमान का मैंने नाम लिया। खैर, तो इस तरह से आप नज़्म की जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और नज़्म लिखने की कोशिश कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और यहाँ जुड़ने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में एक दिल छोड़ सकते हैं और बहुत सारा प्यार। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। उसके लिए कोई टॉपिक हो या आज की वीडियो को लेकर कोई सवाल हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको अगली वीडियो में कवर कर लूँगा। थैंक यू।